हेलो गाइस। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में कि वो क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी फेलियर। नाम से पता है क्रॉनिक यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगी, ठीक है। क्रॉनिक कंडीशन है तो इसके अंदर क्या होता है कि किडनी है वो लंबे समय तक अपने जो फंक्शन है वो नहीं कर पाती लॉन्ग ड्यूरेशन तक। जब बार बार एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है, बार बार कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब किडनी अपने लंबे समय तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपना जो भी फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव स्टेज है होती है, ये कंटिन्यू क्या करती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होती, ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है, रिवर्ट बैक नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी के बारे में कि क्रॉनिक किडनी डिजीज क्यों होती है, कैसे इसका क्या क्या इसके कॉजेस हैं। सबसे पहले कोई सिस्टमैटिक डिजीज हो किसी पर्सन को, ठीक है, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट हो या फिर उसको क्या हो, हाइपरटेंशन हो, ठीक है, उस वजह से हो सकता है क्रॉनिक किडनी फेलियर। दूसरा एक्यूट रीनल फेलियर, अगर पर्सन को बार बार क्या हो रहा हो, एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा हो फिर वापस से वो रिवर्ट बैक हो जाए, फिर थोड़े दिनों बाद वापस से हो रहा है, तो उसके बार बार रिपीटेशन की वजह से वो किसको लीड कर सकता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर को लीड कर सकता है, ठीक है। फिर आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो ग्लोमेरुलस होते हैं उसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि वो ऐसी डिजीज जिसके अंदर मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही सेल्स को एनगल्फ करने लग जाता है, हेल्दी सेल्स को, उसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऐसी कोई डिजीज हो रखी हो हमारी बॉडी में, या फिर हम कोई ऐसी ड्रग ले रहे हो जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर रही हो, जिसमें हमने बात की थी लाइक जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ऐसी कोई ड्रग हो, ये टीबी की ड्रग है, इसके अंदर जैसे कि वो क्या करती हो, हमारी जो किडनी है उसमें टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हो, ठीक है। कोई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, यानी उसको पहले से ही बाई बर्थ उसको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उसकी किडनी में क्या हो गई हो, बहुत सारी क्या हो गई हो, मोर किसकी सिस्ट फॉर्मेशन हो, छोटी छोटी क्या हो, सिस्ट बनने लग गई हो किडनी में, या फिर पहले से ही बाई बर्थ उसको ऐसा हो, कंजेनाइटल भी हो सकता है ये, या फिर किडनी में बार बार क्या हो रहा हो, कोई रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये इसके क्या है, इटियोलॉजी है, ये इसके कॉजेस है कि हमने ये किस तरीके से होता है हमारा क्रॉनिक किडनी फेलियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में, ठीक है, ये कितनी स्टेज में होती है। इसकी 4 स्टेज होती है क्रॉनिक किडनी फेलियर की भी। कौन कौन सी होती है, डिमिनिश रीनल रिजर्व, ठीक है, रीनल इनसफिशिएंसी, रीनल फेलियर, और लास्ट आती है हमारी एंड स्टेज डिजीज या फिर यूरेमिया, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिमिनिश रीनल रिजर्वायर, यानी जो रीनल की कैपेसिटी है रिजर्व करने की या फिर फिल्टर करने की, वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिश यानी कम हो जाएगी, ठीक है, अल्टर्ड हो जाएगी। इसके अंदर जीएफआर हमारा मेंटेन रहेगा बट जो डैमेज है वो थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, अल्टरेशन कम आएंगे, ठीक है। फिर रीनल इनसफिशिएंसी, यानी इसके अंदर जो प्रॉपर जो ब्लड फ्लो जा रहा है रीनल तक वो प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जीएफआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज आती है हमारी रीनल फेलियर, यानी इसके अंदर हमारी किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, जो उसके फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। इसके अंदर जीएफआर है वो हमारा 25% से भी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आता है चौथी, इसकी एंड स्टेज डिजीज होती है, यानी इसके अंदर किडनी है वो उसके परमानेंटली उसके जो फंक्शन है बिल्कुल ही लॉस हो जाते हैं, एंड स्टेज पे पहुंच जाती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे इसके अंदर जीएफआर रेट है वो 10% तक से भी कम हो जाता है, 5 to 10% तक रहता है, उसको हम बोलते हैं एंड स्टेज डिजीज या फिर एंड स्टेज किडनी फेलियर, ठीक है। ये 4 क्या है, इसकी स्टेज है क्रॉनिक किडनी फेलियर की। फिर बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। पैथोफिजियोलॉजी सेम वैसी ही रहेगी जैसे हमने एक्यूट में पढ़ी थी कि नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा, फिर प्रॉपरली वहाँ के जो भी सेल्स वगैरह हैं वो डैमेज हो जाएंगे, नेफ्रॉन्स वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अलग अलग सिम्टम्स पे आएंगे, सिस्टम्स पे आएंगे। पहला है यूरिनरी सिस्टम पे क्या होगा, प्रोटीन और यूरिया रहेगा, यानी यूरिन के अंदर क्या आएगा, हमारा प्रोटीन आने लग जाएगा। पायूरिया रहेगा यानी पस फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। हिमेचूरिया क्या होता है,
ब्लड आता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर। और ओलिगो यूरिया तो अपन को पता ही है 400 ml पर डे यूरिन आता है, उससे कम आता है, सॉरी, ठीक है। ये आते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम में। फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, उसको कन्फ्यूजन रहेगा, उसके जो भी फीट है, पैरों की जो सोल है उनमें बर्निंग सेंसेशन रहेगा उसको, या फिर ट्रीमर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर में क्या होता है, हाइपरटेंशन हो, पिटिंग एडिमा हो सकता है। पिटिंग एडिमा यानी एक जगह लोकलाइज कोई भी एडिमा हो जाता है, ठीक है। हाइपरकैलिमिया हो जाएगा, यानी पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जीआईटी में क्या आएंगे, एनोरेक्सिया रहेगा, उसको लॉस ऑफ एपिटाइट रहेगी, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग रहेगा, माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या आएंगे, हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अब कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। और फॉस्फेट का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हिमेटोलॉजिकल में क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और इंट्यूमेट्री यानी स्किन पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, स्किन हमारी ड्राई हो सकती है, येलो डिस्कलरेशन या फिर पेल कलर हो जाएगा स्किन का, जो नेल्स है वो बहुत ही ब्रिटल हो जाएंगे या फिर थिनिंग हो जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं। ये सारे क्या है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर, ये सारे हमने देखे। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस के बारे में कि हम किस तरीके से पता लगाएंगे। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन तो करेंगे कि भाई इसको ये कंडीशन कब से हो रही है, कितनी बार इसको पहले एक्यूट रीनल फेलियर वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, वो सब अपन चेक करेंगे, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में हम चेक करेंगे कि वो जो प्रोटीन यूरिया तो नहीं आ रहा है, ठीक है, एल्ब्यूमिन वगैरह तो नहीं आ रहा है, हिमेचूरिया तो नहीं हो रहा है, वो सब देखेंगे। प्रोटीन और यूरिया देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम हिमेचूरिया देखेंगे, ये सारे चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन और BUN चेक करेंगे। क्रिएटिनिन लेवल चेक करेंगे कि हमारे ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ रहा है, या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना बढ़ रहा है कितना नहीं, वो सब चेक कराएंगे, ठीक है। IV पाइलोग्राम, IV पाइलोग्राम क्या होता है, इसमें हम मतलब एक डाई इंजेक्ट करते हैं IV रूट से, फिर उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो करा सकते हैं। रीनल बायोप्सी करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को एनीमिया वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ पता लगाएंगे। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देंगे। अगर पर्सन को हाइपरटेंशन हो रखा है तो उसको हम कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देंगे, लाइक लेबेटालोल दे दिया हमने, अमाइलोडिपिन दे दिया, ठीक है, ये सारी हम ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग दे सकते हैं जो क्या करती हो, डायबिटीज़ को कम कर देती हो, ठीक है, मतलब शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। इंसुलिन वगैरह भी दे सकते हैं। उसको बोलेंगे कि आप प्रोटीन और जो सोल्ट डाइट है वो कम ले, ठीक है, लो सोल्ट और लो प्रोटीन डाइट ले। और उसको पैरेंटरली हम आयरन वगैरह भी दे सकते हैं, फॉलिक एसिड भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट है वो मे बी एनेमिक भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो कम हो, तो उसको हम पैरेंटरली यानी IV रूट से आयरन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। एक्सोजीनियस इरिथ्रोपोइटिन, एक किडनी का हमारा काम ये भी होता है कि ये क्या कराती है, फॉर्मेशन कराती है किसकी, इरिथ्रोपोइटिन की, जिससे क्या होता है जो भी मतलब हमारे RBC वगैरह है उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अगर वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है प्रॉपरली तो हम बाहर से उसको इरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे हम क्या इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो भी मेडिकल मैनेजमेंट है। अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे एक और है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मतलब बिल्कुल ही हमारी किडनी काम नहीं कर पा रही तो हम वेस्ट को कहीं ना कहीं तो निकाल लेंगे, कैसे ना कैसे तो हम डायलाइसिस करवा लेते हैं। डायलाइसिस में क्या होता है, एक डायलाइसिस मशीन होती है, डायलाइजर, ठीक है, उस मशीन के अंदर हम ब्लड को फिल्टर करके वापस से बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही एक्यूट जैसा ही होगा। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, उसको बोलेंगे कि मतलब अवॉइड करे वो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, ठीक है,
एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक को कम करे, न्यूट्रिशन लेवल कम होगा क्योंकि उसको जीआई डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, एनोरेक्सिया वगैरह हो रहा है, उस वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रहेगा, उसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही लो हो गया है, ठीक है, प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा उसका इम्यून सिस्टम या वीक हो गया, उस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम उसको बोलेंगे क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से, ठीक है, प्रॉपरली उसको एंटीबायोटिक वगैरह भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं लाइक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन, हाइपरटेंशन हो सकता है, एक्सेसिव एनीमिया हो सकता है और फ्लूइड का ओवरलोड हो सकता है। तो हम इन कॉम्प्लिकेशन को प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे, ठीक है, मॉनिटर करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, किसको, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कराएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसकी हेल्थ एजुकेशन की। हम ये तो बात कर लिए अब मैनेजमेंट की, अब हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे पेशेंट को, कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप क्या करें, हाई कार्बोडाइट ले, ऐसी डाइट ले जिसके अंदर क्या हो, कार्बोरेट क्या हो, हाई अमाउंट के अंदर हो, और जो फैट हो वो मॉडरेट अमाउंट में हो, ज़्यादा एक्सेसिव भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, मॉडरेट अमाउंट के अंदर आप फैट लें, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड, आप ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फ्लूइड ना लें, अगर एक्सेसिव लेगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, इसलिए उसको बोलेंगे कि आप मतलब लिमिटेड अमाउंट के अंदर फ्लूइड लें। उसको बोलेंगे कि आप मतलब डाइट के अंदर सोडियम है, कैल्शियम है या फॉस्फोरस वगैरह है वो आप रेस्ट्रिक्ट करें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनका लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है पोटेशियम वगैरह का हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो बोलेंगे कि हमारी बॉडी में इसका लेवल और इंक्रीज ना हो, इसलिए आप डाइट के अंदर क्या है, इसका रेस्ट्रिक्शन करें। और उसको हम बोलेंगे कि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी अवॉइड करें, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में था, क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, इसकी स्टेजेस क्या क्या है, मेडिकल प्लस नर्सिंग दोनों मैनेजमेंट हमने देखा है, साथ ही साथ हमने हेल्थ एजुकेशन भी देख लिया कि हम पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे। थैंक यू।